नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन, उनसे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस? निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो यहाँ पे हमें क्या चीज देखने को मिलती है? यहाँ हमसे शारीरिक वृद्धि और विकास का पूछा गया है, इसमें हमसे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूछा गया है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? ये हमें हमारे देखने को मिलता है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। सबसे रैपिड जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलती है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। तो उत्तर यहाँ तीसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? यहाँ पे नहीं पूछा गया है नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास के सिद्धांत के ऊपर बात करें तो डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो ये विकास का सिद्धांत है हमारे पास। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल इन कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस, कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित नहीं करते हैं, ये गलत है। इज यूनिवर्सल, ये हमें देखने को मिलता है कि ये कथन बिल्कुल गलत है कि यूनिवर्सल है और इन्फ्लुएंस नहीं करता है कोई कल्चर। फिर हम देखें डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, विकास जीवन पर्यंत होता है, ये कथन ठीक है। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, विकास परिवर्त्य होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है कि पर्यावरण के प्रभाव या अधिगम या फिर हमारे पास आनुवांशिकता इसमें परिवर्तन ला सकती है। तो उत्तर, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा कथन गलत है, इसलिए उत्तर यहाँ दूसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। During classroom discussions, the teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example. कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जब लड़कियों और लड़कों के बीच में भेदभाव करा जाता है तो इसी को कहा जाता है जेंडर बायस, इसी को कहा जाता है जेंडर पक्षपात। तो यहां हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है जेंडर बायस। जेंडर रेलेवेंस, जेंडर संबंधता का मतलब है हमारे पास कि जो हमारे सोशियो कल्चरल जेंडर बेस दे रखे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक तरीके दे रखे हैं, उसके हिसाब से अगर काम किया जाता है तो उसे जेंडर रेलेवेंस कहा जाता है, उसे जेंडर संबद्धता कहा जाता है। जबकि जेंडर कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, जेंडर समरूपता की बात करेंगे, तो ये हमें देखने को मिलता है कि ये हमें किसका, कोलबर्ग का सिद्धांत देखने को मिलता है, किसका, जेंडर डेवलपमेंट का। उसमें एक अवस्था है, उसमें सबसे विकसित अवस्था है जिसमें बच्चा ये समझने लगता है कि उसका लिंग लड़का या लड़की के रूप में, और वो परिवर्तित नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं, तो इसे जेंडर कंसिस्टेंसी स्टेज कहा जाता है। जबकि जेंडर आइडेंटिटी यानी लड़का या लड़की जब जेंडर कंसिस्टेंसी के हिसाब से अपनी अलग अलग भूमिकाएं समझते हैं, रोल समझते हैं सोसाइटी में, तो उसे कहा जाता है जेंडर आइडेंटिटी, उसे कहा जाता है जेंडर की पहचान। तो यहां आंसर थर्ड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कंफर्मिटी? बच्चों से जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? यहां अगर हम बात करें तो जेंडर से जो जुड़ी हुई रूढ़ियां हैं, जो हमें प्रिजुडिसेस देखने को मिलते हैं, स्टीरियोटाइप देखने को मिलते हैं, उसको खत्म करना है, उसको खत्म करना है। तो यहां पर जेंडर सेग्रीगेशन, जेंडर पृथक खेल बनाए जाएंगे तो ये नहीं होगा। जेंडर पृथक, जेंडर सेग्रीगेशन, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था की जाएगी तो भी नहीं होगा। डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, जेंडर बायस के बारे में परिचर्चा करने से ये हो सकता है। और एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, अगर हम जेंडर विशिष्ट भूमिकाएं कहेंगे तो भी ये नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ यहां पर एक ही चीज हमें सही देखने को मिलती है, डिस्कशन करें जेंडर बायस पे, जेंडर पक्षपात की जितनी जागरूकता बढ़ेगी उतना उसको खत्म करने में सहायता मिलेगी। तो उत्तर यहां तीसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasize the influence of socio-cultural content on their thinking? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? केवल जो कॉग्निशन पर, केवल सक्रियता के ऊपर जीन पियाजे ने दिया था, लेकिन उसके साथ सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस के ऊपर बात करी लेव वाइगोत्स्की ने। इसीलिए लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवादी कहलाते हैं। तो यहाँ उत्तर यहाँ पर हमें चौथा देखने को मिलेगा। कोलबर्ग हमें देखने को मिलते हैं कि ये भी कॉग्निशन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये सोशियो कल्चरल की जगह मॉरल एम्फेसिस के ऊपर बात करते हैं, ये नैतिकता के ऊपर बात करते हैं। जबकि वॉटसन यहां पर किसकी बात करते हैं? वॉटसन यहां पर व्यवहारवाद की बात करते हैं, ये बिहेवियरिज्म को लेके चलते हैं। और प्याजे ने संज्ञान के प्रभाव को माना, तो इनका संज्ञानात्मक है, इनका कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म हमें देखने को मिलता है। तो उत्तर यहां पे
चौथा रहेगा लेव-वायगॉस्की। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि चारों पांचों क्वेश्चन के आपको जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसमें आपने बहुत सारी पुरानी चीजों को रिवाइज किया होगा और बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।